नमस्कार स्टूडेंट्स, इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो आपकी बीपीएससी 134 जो आपका कोर्स कोड है। ठीक है, आज हम जो यूनिट 1 करेंगे उसका जो मेन टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब ये रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे किस तरीके के और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम किस किस तरह की थ्योरीज को फॉलो करते हैं ताकि हमारे दूसरे नेशन के साथ एक अच्छे संबंध बने रहे। देखिए, आप सभी लोग किसी न किसी मोहल्ले शहर में रहते हो और आप सब ये जानते हो कि जब आप अपने बड़े बुजुर्गों को देखते होंगे कि अपने आस पड़ोस के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए। वो क्यों बना के रखने चाहिए, इसका कारण ये है कि कभी मुश्किल के टाइम में हमारे आस पड़ोस के लोग भी काम आते हैं और हमारे रिश्तेदार भी काम आते हैं। उसी तरीके से जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास भी अपना एक इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। हर कंट्रीज की अपनी का आइडियोलॉजी है और वैसे भी हम एक सोवरेन कंट्री हैं और एक हम जो बोलते हैं सेक्युलर कंट्री हैं, तो हम हर धर्म की इज्जत करते हैं और चाहे वो किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो। ठीक है, तो हमने हर किसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाकर रखे हैं ताकि हमें इमरजेंसी के टाइम कभी भी काम आ सके। आज की एग्जांपल आप ले लीजिए, कोविड के टाइम में ऑक्सीजन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में चल रही है, तो आप देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया की तरफ से भी हमें ऑक्सीजन की हेल्प दी गई और फ्रांस की तरफ से भी हेल्प दी गई है। ठीक है, उसके बाद अमेरिका ने भी हमें हेल्प प्रोवाइड करवाई है, क्योंकि एक टाइम था जब हमने भी उनको कोविड-19 के टाइम में हमने उनके ऊपर मतलब हेल्प की थी, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई है, उनको वो मेडिसिन प्रोवाइड करवाई है जिससे कि ये बैक्टीरिया की जो स्प्रेडनेस है वो कंट्रोल हो सकती है। तो ना इंटरनेशनल रिलेशंस को संभालने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिन्हें हम अप्रोचेस बोलते हैं। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे यथार्थवाद है, नव यथार्थवाद है, उदारवाद है। ठीक है, बेसिकली तो ये तीन ही हैं जिनके ऊपर हम आज फोकस करेंगे, लेकिन क्या है ना कि इन्हीं के साथ कुछ आलोचक भी शुरू हो गए। जैसे भी कोई चीज़ फेवर में आती है तो उसके अगेंस्ट में, यानी कि कोई एक चीज़ जब शुरू होती है तो कोई लोग उसको पसंद भी करते हैं और कोई लोग उसको पसंद नहीं भी करते हैं। तो ये पसंद और नापसंद के चक्कर में क्या होता है कि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि एक अगर जिसको पसंद किया जा रहा है उसके अलग व्यूज है, एक जो उसको नापसंद करे अलग व्यूज है, दोनों को मिला के एक नई चीज को इन्वेंट हम कर देते हैं। समझे आप लोग? तो यहाँ पर आज हम वही चीज को डिस्कस कर रहे हैं। इस इकाई का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के विभिन्न उपागमों यानी कि अप्रोचेस को समझना है, जिसके बाद हम आईआर के अध्ययन के लिए एक यथार्थवादी दृष्टिकोण को समझ पाएंगे। इस उपागम में उदारवाद क्या बोलते हैं हम वो समझ पाएंगे, आलोचना की है क्यों की गई है, किस चीजों से आलोचित हुए हैं ये सब उपागम अप्रोचेस, हम उनको भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी प्रस्तावना पर जिक्र करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल जो रिलेशंस है राजनीतिक अध्ययन में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो संप्रभुत्व राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित होता है। ठीक है, सारे ही के सारे सॉवरेन स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं और इनके आपस में रिलेशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। ऐसे नहीं कि मैंने कहा हाँ मैंने लेना एडमिशन, मतलब मैंने कहा अगर मैंने से रिलेशन बनाना है तो वो भी कहेंगे हाँ बना लो, नहीं अगर उनकी मर्जी है तो दोनों एक मेमोरेंडम करते हैं ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू जिसे बोलते हैं, फिर दूतावास बना दिए जाते हैं। ठीक है, चलो इतना हम डेप्थ में नहीं जाते, हम यहीं तक पहुंच जाते हैं। यह एक संप्रभुत्व राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित होता है। यह एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ राज्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है और यह राज्यों के मध्य सहयोग और असहयोग, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका और कार्य जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, परमाणु आपूर्तिक समूह, बहुराष्ट्रीय निगम, ठीक है जिसे हम एमएनसीज बोलते हैं, और गैर राज्य अभिकर्ताओं के काम करने और जलवायु परिवर्तन हो गए जैसे आतंकवाद हो गया, शरणार्थियों के संबंधी व प्रवासी जैसी नई चुनौतियों से निपटने के तरीकों की भी जांच करता है। आईआर में सिर्फ इतना नहीं कि हम उनके साथ रिलेशन बना लिया एंड दैट्स इट, उसके बाद जो है वो मरे कटे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम चाहिए, सॉरी प्रॉब्लम में है, तो हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अगर हमारे लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो हमारे वहाँ पे दूतावास भी होते हैं जिसे हम एम्बेसीज बोलते हैं। ठीक है, जब बांग्लादेश से, म्यांमार से जो बहुत सारे जो माइग्रेशन हुआ था ना, आप लोगों को पता है बहुत से शरणार्थी इंडिया में आके सेटल हो गए थे, तो हमारे म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशंस थे। ठीक है, रोहिंग्यास की अगर मैं बात करूँ तो हमने उन लोगों को भी यहाँ पे शरण दी थी, क्योंकि एक तो वो मुस्लिम कंट्री के लोग हैं, ठीक है, दूसरा वो मुसलमान थे। ठीक है, वैसे तो म्यांमार मुस्लिम कंट्री नहीं है, सॉरी मैंने कुछ गलत बता दिया आपको,
वहाँ पर बौद्धिस्ट जो बौद्धिज्म है वो चलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं जिनको वहाँ पर माइनॉरिटीज सेक्शन में माना जाता है। तो हमने एक जो सोवरेन जो होता है ना, जिसे हम बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, हमने उस छवि को बनाए रखने के लिए उन लोगों को भारत में शरण दे दी। तो इससे हमारा इम्पैक्ट अच्छा पड़ा ना, कि अगर हम किसी एक फ्रेंड की मदद करते हैं, उसकी मदद से अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो चार फ्रेंड और सोचते हैं कि देखो यार फलाने बंदे ने फलाने की मदद की और देखो कितना अच्छा हो गया, देखो कितना सही हो गया, वो तो बहुत प्रॉब्लम में था। तो एक इमेज अच्छी क्रिएट हो जाती है। इंटरनेट रिलेशन में हम इन्हीं चीज़ों को फोकस करेंगे। उसके बाद सबसे पहली बात आती है यथार्थवाद, जिसे आप रियलिज्म भी कहते हैं। देखो रियलिज्म क्या है, रियलिटी पे फोकस करता है। क्या है एग्जैक्टली exactly, क्या आपके सामने चल रहा है। अब जैसे आज हम क्लास लगा रहे हैं तो ये रियलिटी है, ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो रियलिटी है। लेकिन अगर यही चीज़ें बुक्स में पढ़ोगे तो वो रियलिटी नहीं आती होती है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो आदर्शवादी चीज़ें आ जाती है कि हाँ एक बुक बना दी किसी ने, वो छाप दी है, आप पढ़ रहे हो। नहीं, जब लाइव सेशंस होते हैं ना, जैसे अब हो रहे हैं लाइव सेशंस हो रहे हैं आपके, तो उस दौरान क्या होता है कि आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो यथार्थ से संबंधित होती है। यथार्थ का मतलब होता है सच, रियलिटी क्या है, ठीक है। तो चलिए इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। यथार्थवाद, जिसे राजनीतिक यथार्थवाद भी कहा जाता है, का मानना है कि राज्य सत्ता साधक है। वे कहते हैं कि दुनिया एक अराजक जगह है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जहाँ राज्यों के व्यवहार को नियमित करने के लिए कोई केंद्रीय अधिकरण नहीं है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम यूएन से पहले की, यूएन बना भी नहीं था उससे पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सुरक्षा दुविधा मौजूद है, जहाँ कोई भी राज्य किसी भी समय दूसरे पर हमला कर सकता है। इसलिए राज्य अपने व्यवहार और अपने क्षेत्र और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने सैन्य और सामरिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। वे अपनी शक्तियों को बढ़ाने में या हमले से खुद को बचाने और बचाव करने में स्वयं रुचि रखते हैं। यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। मानव प्रकृति पर टिप्पणी करते हुए 17वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारक थॉमस हॉब्स ने एक बार कहा था कि एक आदमी का जीवन एकांत, गरीब, बुरा, क्रूर और छोटा है, इसलिए राज्य आदमी की तरह है, अहंकारी है, और वह अपनी सुरक्षा और अपने हितों की देखभाल के लिए अन्य राज्यों के साथ निरंतर संघर्ष में प्रवेश करता रहता है। यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य शून्य योग संबंधों द्वारा निर्देशित होता है, जहां एक राज्य के पूर्ण लाभ से दूसरे राज्य का पूर्ण नुकसान होता है। अगर मैं इसमें वॉर की बात करूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हम वॉर करते हैं तो कोई एक तो जीतता ही है, दोनों का लॉसेस तो कम है। आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ, अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती है इंडो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को तो सफाया हो जाएगी। फिर भी हम शांतिपूर्ण समझौते की बात करते हैं कि चलो शांतिपूर्ण समझौता हो सके, ठीक है। यथार्थवाद क्या कहता है कि देखो कि ना, वर्ल्ड में जो जितने भी लोग हैं, राज्य हैं, वो अराजकता की तरफ है। मतलब वो सभी सोचते हैं कि वो ना मेरे पे हमला कर दे, ये ना मुझ पे हमला कर दे, वो ना मुझ पे हमला कर दे, मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद करूँ, ठीक है, मुझे अपने एरिया को सुरक्षित रखना, बाकी भाड़ में जाए। रियलिटी को वो ये बता रहा है। एग्जैक्ट में तो ऐसा नहीं है ना, कि बहुत अलग चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, ठीक है। बस जो यथार्थवादी बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, कोई एक बंदा है नहीं जो हम सबको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मैं अपने आप की सुरक्षा तो करूंगा ही करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए मिलिट्री पावर का यूज़ करना पड़े, चाहे मुझे किसी दूसरे को हानि पहुंचानी पड़े, मैं अपना फ़ायदा करूंगा ही करूंगा। इतनी बात यथार्थवादी बोलते हैं। बाकी आप इन चीज़ों को आगे पढ़ सकते हैं, मैंने आपको एक बेसिक जो डेफिनेशन है इसकी वो बता दी है। इसमें बहुत सारे थिंकर्स भी आते हैं, बहुत सारे बुक्स की बात भी आती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भी बात आ रही है, ठीक है, सुन त्जू की बात भी आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा अपनी कोटेशंस में ऐड कर सकते हो, जिससे आपको क्लियरेंस हो जाएगी। अब जो इस यथार्थवादी थे ना, उसमें बड़ा प्रोमिनेंट थिंकर रहा है जिसका नाम है हैंस जे मॉर्गेंथो। वैसे उसको ओनली मॉर्गेंथो के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ठीक है, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। ये यथार्थवाद का पहला बंदा था जिसने बड़ी अच्छी चीज लिखी थी। कहने का मतलब ये है, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो स्टेट होता है ना, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ कर रहा है, उसको दूसरे से फर्क नहीं पड़ता। तो इस बुक में क्या है, स्ट्रगल है पावर के लिए और पीस के लिए, ठीक है। उसने कुछ 6 पॉइंट्स बताए थे। राजनीतिक उद्देश्य कानूनों द्वारा शासित होता है, जिसकी जड़ें मानव व्यवहार से स्वभाव में होती ही हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित की अवधारणा से समझा जा सकता है। शक्ति है, मेरे हित हैं, मुझे पावर बढ़ानी है, मैं लड़ूंगा,
इतनी बात बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीजें, राज्य शक्ति के रूप और प्राकृतिक समय, स्थान और संदर्भ में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हित की अवधारणा में सुसंगतता ही रहती है, सबको अपनी पड़ी होती है, ठीक है। आज अगर हम किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले ये रहता है मुझे इससे फायदा क्या होगा, पहले ये बात आती है। दूसरी आती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत राज्य के व्यवहार का मार्गदर्शन नहीं करते हैं। नैतिक सिद्धांतों की कोई सार्वभौमिक रूप से सहमति व्यवस्था नहीं है, नैतिक सिद्धांतों को नहीं मानते। नैतिक आकांक्षाओं एक विशेष राष्ट्र के लिए विशिष्ट हैं। राजनीतिक क्षेत्र स्वायत्त है, इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह नीति किसी राष्ट्र की शक्ति को कैसे प्रभावित करती है। तो हम इन 6 पॉइंट्स को अपनी कॉपीज में भी नोट करेंगे और साथ में जब एग्जाम्स में कोई रिलेटेड यथार्थवाद से क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ज़रूर इसको कोट करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखो यथार्थवाद आया तो नव यथार्थवाद आया, वो थोड़ा चेंजेस के साथ आया। अब क्या बोलते हैं नव यथार्थवादी, देखो इसमें पहला बंदा तो यही है केंथ वोल्टेज, उसमें हांस जे मार्गेंथो थे, केंथ वोल्टेज थे। 1979 में एक बुक लिखी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, से नव यथार्थवाद या न्यू रियलिज्म का सिद्धांत शुरू हो जाता है, ठीक है। इसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। वॉल्ट्स ने अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की संरचना, इसकी परस्पर विरोधी इकाइयों और प्रणाली की निरंतरता और परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। किस तरह की प्रणालियां होती हैं, किस तरह के चेंजेस आते हैं उन प्रणालियों से, उसी तरीके की इन्होंने बातें मतलब हमारे सामने शेयर की। इस बुक में क्या बताया गया है, मेनली इस बुक में इस चीज को बताया गया है कि देखो यथार्थवाद तो पहले क्या बोलते थे, यथार्थवाद बोलते थे कि जो स्टेट्स हैं वो एक तरह से क्या है, लड़ाई के लिए तैयार रहती हैं, उनमें सुरक्षा की भावना है कि हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो क्या बोलते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल दिया, मतलब अगर मुझे लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, दूसरे की भावें हानि हो जाए मैं अपना लाभ रखना है। लेकिन नव यथार्थवादी कुछ चेंजेस के साथ आते हैं, वो कहते हैं कि लड़ना ठीक है, हाँ सुरक्षा ठीक है, हाँ आप कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी मतलब आइडियोलॉजी क्या है, आपका मतलब जो क्या बोलते हैं आपका वो मतलब इकाई किस तरह की है, संरचना किस तरीके की कार्य कर रही है, ठीक है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो आइए इसमें आगे डिस्कस करते हैं। उन्होंने क्लासिकल रियलिज्म की प्रस्तावना किया और कहा कि राज्यों के व्यवहार का अध्ययन करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा दुविधा इसलिए नहीं है क्योंकि राज्य का व्यवहार मानव स्वभाव के समान ही होता है, चेंज होता रहता है। आज अगर उसका मन लड़ने का कर रहा है तो वो लड़ ले, बल्कि यह इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजकता है। इंटरनेशनल जो सिस्टम है ना, अराजकता में इसलिए कब किसके साथ लड़ाई हो जाए कोई पता नहीं चलता। नव रियलिस्टिक जो लोग हैं वो यही बात करते हैं, वो ये बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजकता है और इसमें शासन का केंद्रीय अधिकार किसी को भी नहीं है, कि अगर आप बोलो कि कोई एक सारी कंट्रीज को कंट्रोल करेगा, ऐसा कोई नहीं है। अगर ऐसा कोई करने की कोशिश भी करता है ना तो वॉर कन्फर्म है। अराजकता अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली राज्यों में भय और असुरक्षा पैदा कर देती है, ठीक है, जो उन्हें अपनी सुरक्षा और शक्ति को अधिकतम करने और शून्य योग तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर भी करती है। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना है जो राज्य के कार्यों को निर्धारित करती है। कहने का मतलब ये है कि अराजकता इतना बड़ा इशू है ना इंटरनेशनल लेवल पे। अगर मैं मान लो यूएनओ को ये बोल दूं कि अगर उसके पास ये पावर है कि वो सभी को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, हालांकि उसके पास पावर नहीं है कंट्रोल करना, वो सिर्फ सजेस्ट करती है, ठीक है, कुछ मामलों में बाउंडेटेड होते हैं भी जो उनकी संप्रभुता को इफेक्ट ना करे, ठीक है। जैसे हम कई बार कुछ डिसीजंस को अपने पेरेंट्स को के मानते हैं, अदरवाइज जब बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी मनमर्जियां करते हैं, तब वो कुछ हद तक हमें कह सकते हैं। उसी तरीके से यूएन भी है, एक टाइम तक तो आपको मानना पड़ेगा लेकिन कुछ हद तक आप मान सकते हो, ज़्यादा नहीं मानोगे। बाकी जो इसमें आपको डेफिनेशन दी गई हैं वो थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उदारवाद, थोड़ा पढ़ते हैं उदारवाद में क्या लिखा है इन्होंने। इंटरनेशनल रिलेशंस में उदार परंपरा आधुनिक उदार राज्य के उद्भव के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। उदारवाद के मूल सिद्धांत है स्वतंत्रता, सहयोग, समझौता, शांति और प्रगति। इसे व्यक्तिवाद के साथ भी पहचाना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों और संपत्ति पर जोर देता है। यह संघर्ष और युद्ध को नियंत्रित करता है। लिबरल परंपरा दृढ़ता से व्यक्ति के तर्क और समझदारी पर विश्वास करती है। ये मानती है कि सहयोग और समझौते के माध्यम से हम समाज में संघर्षों को हल कर सकते हैं। सद्भाव के निर्माण और टकराव से बचने के लिए सहिष्णुता प्रमुख है। यथार्थवादियों के विपरीत उदारवादी यह नहीं मानते कि मानव स्वभाव एक बुराई है, ठीक है, बल्कि मनुष्य समाज से परख तर्क संगत प्रतिस्पर्धी और सहयोगी। देखो उदारवादी बेसिकली मानते क्या है,
फ्री छोड़ दो, सहयोग करो, समझौता करो। ठीक है, अगर आप किसी भी लेवल पर जाकर अगर युद्ध को टाला जा सकता है, आप टाल दो। उदारता दिखाना मतलब दया भावना रखना। किसी भी हद तक जाकर अगर आप कोशिश करो कि हाँ आज ये युद्ध टल जाए टल जाए टल जाए, तो आप वो कोशिशें करते रहो। वो ये नहीं कहता कि मनुष्य गलत है, वो कहता है कि सिचुएशन ऐसा हो सकती है, चलो गलती होगी माफ कर दो। ये इस तरह की ना फालतू की बातें करते हैं ये लोग उदारवादी। ठीक है, जो कि करना तो नहीं चाहिए, पर चलिए अब एक पॉलिसी है, एक अप्रोच है, सोच है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट कंटेक्स में इसको मान के चलो तो उदारवादियों का होना बहुत खतरे का घर है। ठीक है, तो चाइना जैसे लोग तो एट्रोसिटी करते हैं, भी गलवान में घुसी जा रहे मारी जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम तो कहेंगे कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो आए हैं, दो दो कदम ही तो लिए, 10 कदम और लिए, कोई बात नहीं, 10 कदम लिए, फिर वो 20 पे आ जाएगा, कोई नहीं, 20 कदम लिए, फिर वो दिल्ली पहुंचे, कोई बात नहीं, दिल्ली आया है, चलो बिठाओ भी खान, चाय वाय नहीं पिला दो उसको, बेड़ा गर्क हो जाएगा उदारवादियों से तो। ठीक है, कंप्लीटली कहना ये चाहूंगा कि उदारवादी सिर्फ शांति सहयोग की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर युद्ध को टाला जा सकता है टाल दो, संघर्ष करना जरूरी नहीं होता है, आप शांति से रहो। मनुष्य है वो बहुत अच्छा है, वो उदारवादी है, वो स्वभाव से बुरा नहीं है, वो बुराई नहीं है, वो तर्क संगति है, यानी कि लॉजिकल बातें कर सकता है, वो बहुत दिमागी बंदा है। सिर्फ इतनी बातों को इसमें जिक्र किया गया है, बाकी आप चीज़ों को देख सकते हैं। अब क्या है, उदारवाद के आगे ना कुछ सब पार्ट्स जुड़ जाते हैं, जैसे कि अन्योन्याश्रय उदारवाद। ठीक है, दूसरा गणतांत्रिक उदारवाद, और फिर तीसरा है उदार संस्थावाद। सबसे पहले देखते हैं अन्योन्याश्रय उदारवाद क्या कहते हैं। यह मुक्त व्यापार और पारंपरिक रूप से उत्पादित आर्थिक संबंधों पर जोर देते हैं। डेविड रिकार्डो, रिचर्ड कोबर्डेन और जॉन ब्राइट के विचारों से अपनाई गई 19वीं सदी की वाणिज्य उदारवाद के जन्म का विचार संबंधित है। ठीक है, मुक्त व्यापार प्रत्येक देश को उन वस्तुओं और सेवाओं को विकसित करने की अनुमति देता है। टोटली ही डिपेंडेड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। ये कहते हैं फ्री व्यापार करो, सबके साथ व्यापार करो, ये चीजें उसको दे दो, वो चीजें मेरे को दे दो, मतलब ये कमर्शियल एरिया से जुड़ता है और फ्री की बात करता है। भी कमर्शियली आप मुक्त व्यापार करो, बाउंडेशन मत रखोगे, ये चीज तो मैं भारत से बाहर भेजूंगा नहीं, मैंने काली मिर्च अंग्रेजों को देनी ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सबके साथ व्यापार की बात करता है। ठीक है, बाकी आप इन चीजों को आगे से पढ़ लीजिएगा। गणतांत्रिक उदारवाद क्या लिखा है यहाँ पर। उदारवादियों का मानना है कि राज्यों को बाहरी व्यापार उनके राजनीतिक और संवैधानिक निर्माण से प्रभावित होता है। अधिनायकवाद राज्यों को आमतौर पर आक्रमण और सैन्यवादी के रूप में देखा जाता है, जबकि लोकतांत्रिक राज्य अपने व्यवहार में शांतिपूर्ण और सहकारी तरीकों का अधिक पालन करते हैं। साम्यवाद के पतन के साथ लोकतांत्रिक शांति थीसिस फिर से उभरा। फ्रांसीसी फुकुयामा ने अपने इतिहास के अंत में कहा कि लोकतंत्र दुनिया का क्रम है। ठीक है, बाजार पूंजीवाद और उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों ने वैचारिक युद्ध जीत लिया। स्वतंत्रता, व्यापार, सहयोग के मूल सिद्धांत हैं जिन पर दुनिया खुद को नियंत्रण करेगी। उदारवादियों ने 16वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का हवाला देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं लड़ते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक देश शांति के क्षेत्र की स्थापना की ओर अग्रसर हैं। गणतंत्र उदारवाद, लोकतंत्र की बात कही जा रही है, लोकतंत्र अच्छा है, शांतिपूर्ण सह सहयोग की भावना है, सहकारी तरीकों की बात हो रही है, इन सब चीज़ों को इसमें बताया गया है। ठीक है, वो कहते हैं चाहे नायकवाद यानी कि जो किंगशिप टाइप के लोग होते हैं, जो तानाशाही लोग होते हैं, या जितना मर्जी बड़ा हो, एंड में आके उन्होंने मरना ही होता है। ठीक है, लेकिन जो एक टाइम तक चीज टिकती है वो है गणतंत्र यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो गणतांत्रिक उदारवाद उसकी बात करता है। उसके बाद बात आती है उदार संस्थावाद की। उदार संस्थावाद का खुद को हॉब्स और लॉक के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का श्रेय देते हैं। ठीक है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांतकारों का कहना है कि समाज को प्रकृति की बर्बरता और अराजक स्थिति से रोकने के लिए एक बाहरी संप्रभुत्व शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है और केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा शासित नहीं है, इसलिए इसे कानून के शासन की स्थापना के लिए तैयार किया जा सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है जो सामूहिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित होती है। ये बात करते हैं उस टाइम की सिचुएशन की जब कानून नहीं होता था, व्यक्ति जिसको मारना चाहे मार सकता था, जो खाना चाहे खा सकता था, जो करना चाहे वो कर सकता था। ठीक है, कोई रूल्स रेगुलेशन नाम की चीजें नहीं होती थी। तब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तब ये लोग क्या सोचते थे कि एक कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इनको कंट्रोल करे, जो इस तरह की एट्रोसिटी को रोक सके, जो रोके कि यार अगर इस तरीके से लोग किसी को मारेंगे तो नुकसान हमारा भी है उनका भी है। ऐसी कोई चीज हमें बनानी चाहिए, तो क्या बना, कानून। ठीक है, तो ये बोलते कि या तो कोई केंद्रीय प्राधिकरण होना चाहिए, कि कोई केंद्रीय अथॉरिटी होनी चाहिए, या
कोई ना कोई तो कानून ऐसा होना चाहिए जिसको स्थापित करना चाहिए। तो ये लोग ना हॉब्स और लॉक्स के बीच के जो सामाजिक अनुबंध है ना, उनके बीच घूमते हैं। उदार संस्थावाद, उदार संस्थावाद, संस्था का मतलब है कि कोई ना कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए जो इनको कंट्रोल करे, ठीक है, और वो उदारवादी भी हो, वो लोगों के भी डेवलपमेंट के लिए भी काम करे, ठीक है। जो ये शब्द लिखे जाते हैं ना ऐसे, इन शब्दों का मतलब ही कहीं ना कहीं आपको पूरी डेफिनेशन क्लियर करता है अगर आप एक बार थोड़ा सोच कर जवाब देंगे, ठीक है। तो उदार संस्थावादी का मतलब है कि एक ऐसी उदार संस्था होनी चाहिए जो कानून के हिसाब से काम करे, लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करे, जो जानवर टाइप के लोग हैं उनको कंट्रोल करे, ठीक है, जो अच्छे से लोग रहना चाह रहे हैं उनको सुविधाएं प्रदान करे, उनका विकास करे, ठीक है। बाकी आप इन चीज़ों को आगे पढ़ सकते हो क्या क्या लिखा गया है। अब फिर से वही बात है, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। देखो, कोई भी चीज़ जब आती है किसी को पसंद भी आती है किसी को नहीं भी आती। एक बोलेगा कि लड़कियों को पैंट पहननी चाहिए, दूसरे बोलेंगे नहीं पहननी चाहिए। एक बोलेगा उनको खुले बाल रखने चाहिए, कोई इशू नहीं है, तो दूसरे कहेंगे नहीं रखना चाहिए। एक कहेगा उनको घूंघट में रहना चाहिए, तो कहेंगे नहीं घूंघट में नहीं रह सकते, भी उनके पास भी आज़ादी का अधिकार है। तो हर कोई अपने अपने तरीकों से बात करता है, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि स्वतंत्रता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस का राइट सबको है, तो चाहे विमेन जैसे मर्जी चाहे रह सकती हैं, अगर वो बाहर घूमने जा सकती हैं, वो पैंट डालना चाहिए, शॉर्ट्स डालना चाहिए, वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो भी इंसान है, ठीक है, एज सेम एज मैन। तो दोनों को राइट जब इक्वल दे रखे हैं तो दोनों ही उनका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह की हम रोक टोक नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो गर्ल्स होती हैं उनको घरों में फिर भी बहुत सारे बाउंडेशंस का सामना करना पड़ता है, थोड़ी एट्रोसिटी टाइप की। भी देखो यार, ग्रेजुएशन करा दी लड़की को, चलो शादी कर दो, इसको क्या जॉब करवाना, संभालना तो घर ही है। तो इस तरह की सोच यानी कि उसकी आलोचना कर रही है, ठीक है। हम आज नारीवाद की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी को इक्वल राइट है, लेकिन फिर भी उसकी आलोचना होती है कि क्या करोगे पढ़ा के, संभालना तो घर बच्चे ही हैं। तो इसी तरीके से जब इंटरनेशनल रिलेशंस में बातें आती हैं तो उनके आलोचक भी आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मार्क्सवादी, नव मार्क्सवादी और आलोचनात्मक सिद्धांत। मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी क्या थे? मार्क्सवादी कौन थे? कार्ल मार्क्स, जो स्टेट को कुछ नहीं समझता था, इंटरनेशनलाइजेशन की दूर दूर की बातें उसकी नहीं थी। वो कहता था सिर्फ लोअर लेवल के जो वर्ग है, कामगार वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनकी डेवलपमेंट के लिए राज्य काम करे, बस। मार्क्सवाद को यथार्थवाद और उदारवाद की मुख्य धारा के सिद्धांत का मूलभूत विकल्प माना जाता है। यथार्थवाद और उदारवाद को यूरोप के साम्राज्यवादी और राज्यों में समृद्ध और शक्तिशाली शासक वर्ग के हितों को पूरा करने वाला माना जाता है, ठीक है। यथार्थवाद और उदारवाद को तो आपको पता ही लग गया कि वो साम्राज्यवादी राज्यों की बात करते हैं, जबकि जो मार्क्सवादी था ना, वो समाज के कमजोर वर्गों की आवाज रहा। मार्क्सवाद का मानना है कि वर्ग संघर्ष समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है, अर्थव्यवस्था प्राथमिक महत्व की है, और मार्क्सवाद बताता है कि समाज अर्थशास्त्र के आधार पर विभाजित है, गरीब और अमीर समाज के दोनों वर्ग में बटा हुआ है, ठीक है। तो आगे ना जाके तो मैं आपको क्लियरली इसमें ये बताना चाहूंगा कि जो ये बात करते हैं वही बात करते हैं पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग, राज्य की वो बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि राज्य क्या है, राज्य एक तरह से सिर्फ अमीरों की संस्था है, तो वो अमीरों पे ही बात करेंगे, ठीक है। अमीर लोगों की काम करेगा, अमीर लोगों के लिए ही वो काम करेगा, लेकिन जो मजदूर वर्ग है वो उन पे तो सिर्फ एक चीज के लिए फोकस करेगा और वो उनसे काम ले लो, ठीक है। आप जैसे जमींदारी प्रथा मानते हो, बंधुआ मजदूरी मानते हो, या अगर मजदूर वर्ग जैसे आज के टाइम में अगर देखो पंजाब में बहुत सारे बिहार से उत्तर प्रदेश से भैया लोग जो आते हैं यहाँ काम करते हैं, वो कड़ी धूप में भी काम करते हैं, ठीक है, पर उनको सैलरी इतनी नहीं मिलती कि वो अपना एक अच्छा घर बना सके या अपने घर भेज सके। लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि इन लोगों से काम ले सको जितना ले सको, ठीक है, और इनको अच्छी तनख्वाह नहीं बल्कि लिमिटेड दे दो, लिमिटेड भी कई बार वो कम ही दे देते हैं। वो रीजन क्यों है? क्योंकि एक तो लोग ये काम की तलाश में आते हैं, बल्क में ये लोग आते हैं, ठीक है। बिहार जैसे लोगों में बिहार जैसे लोग जो एरियाज हैं वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है, ऊपर से पढ़े लिखे नहीं होते, ये मजबूर होते हैं कि हमें अपना घर चलाना है, तो इसलिए कम लेवल पर भी काम कर लेते हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं सस्ता मजदूर मिल जाना। भारत सरकार के द्वारा वैसे तो न्यूनतम मजदूरी एक्ट पास किया गया कि इतना तो आपको देना पड़ेगा और इतने टाइम तक काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी बोलते हैं तो ये उससे 12 घंटे का काम करवाकर और उसको 250 रुपये एक दिन का दे देते हैं, जो कि बहुत कम, ठीक है। ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ने से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं नारीवाद की। तो देखो, नारीवाद 1960 के जो दशक था कि यूरोप में उभरा, जहाँ महिलाओं ने यह तर्क दिया कि वे जीव विज्ञान में अंतर के कारण वे अधीनस्थ हैं। उन्होंने महिलाओं को दी जाने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भूमिकाओं को चुनौती दी और इस बात पर जोर दिया कि ये भूमिकाएं स्वाभाविक नहीं है, ठीक है। वह भी समाज का हिस्सा है, जिसने महिलाओं को घरेलू काम और पुरुषों को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों तक सीमित किया। वो उनको गलत मानते कि ये किसने कर दिया भाई,
हमने तो नहीं पढ़ा कहीं पे भी, आपने कहाँ पढ़ लिया कि जो पुरुष है वो बाहर का काम करेंगे और जो गर्ल्स है वो घर का काम करेंगे? क्यों भाई, आज के टाइम में तो मेल्स घर संभाल रहे, विमेन जॉब कर रही है। नारीवाद में केंद्रीय विषय सार्वजनिक और निजी विभाजन है, पितृसत्ता है, लिंग है और जेंडर और समानता और विभेद है। बिल्कुल दिखता है। नारीवादियों ने समझाया है कि एक कृत्रिम अप्राकृतिक लोक और निजी विभाजन है। यहाँ लोग केवल पुरुषों तक सीमित है और महिला निजी क्षेत्र का ध्यान रखती हैं। राजनीतिक दलों और सरकार जैसी राजनीतिक लोक जीवन के दायरे में आती हैं। पुरुषों का वर्चस्व, नारीवादी जोर देकर कहते हैं कि निजी जीवन जैसे कि परिवार, रिश्ते भी राजनीतिक क्षेत्र का हिस्सा हैं। मतलब ये, जितना आप इसको पढ़ता जाओगे ना, उसमें बहुत अलग अलग बातें निकल कर आती जाएंगी। लेकिन जो कंप्लीट बात की जाती है, जो आपके लिए भी ज़रूरी है और आपके सब्जेक्ट के लिए भी ज़रूरी है, वो यही है कि जो हम शुरू से बात करते हैं, चाहे वो जॉन लॉक बात करते हैं, बेंथम वाले बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो नारीवादी लोग इस बात पर फोकस करते हैं कि मेल और फीमेल दोनों सोसाइटी को मिलकर चलाते हैं। तो इक्वालिटी क्या होती है? दोनों को बराबर चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर घर में दो लड़के हैं तो पेरेंट्स दोनों को इक्वली चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसा नहीं है एक को ज़्यादा दे रहे हैं दूसरे को कम दे रहे हैं, जिसको ज़रूरत है उस हिसाब से भी दी जाती है। अदरवाइज अगर बर्थडे आ जाता है तो दोनों को इक्वली कपड़े दिलाए जाते हैं, चाहे छोटे का बर्थडे हो चाहे बड़े का बर्थडे हो। तो जो नारीवादी लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हो कि पॉलिटिक्स में गर्ल्स नहीं जा सकती, ठीक है, कि घर में तो सिर्फ लड़कियां ही काम करेंगी, किचन सिर्फ लड़कियों के लिए है। आज आप देखते हो वर्ल्ड की जो बेस्ट शेफ्स हैं वो मेल हैं। चलिए, ये तो नारीवाद का मॉडर्न रूप है, लेकिन अगर पुराने टाइम की नारीवादी की बात करूँ तो वो तो घूंघट में रहना, घर से बाहर नहीं निकल सकते, चार दीवारी है ये तुम्हारी सीमा है, ठीक है, डोली उठेगी तो बस उसके बाद फिर ससुराल से ही आपकी अर्थी उठेगी। इस तरह की जो कितनी बेकार की बातें हैं ना, लोगों दिमाग में ठूस ठूस के भरती है ना, बड़े ही अजीब है। तो नारीवादी लोग, क्योंकि मैं खुद एक फेमिनिस्ट हूँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता इस तरह की चीज़ों को पढ़ना या बताना, लेकिन जो फैक्ट है वो आपके सामने रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये घटिया से सोच को ना लोगों को बदलना चाहिए। नारीवादी ये लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए ताकि हम अपनी अलग पहचान बना सके। हमें भी अपनी पहचान चाहिए। सिर्फ मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने से ये मतलब नहीं है, तो सोसाइटी को मेल्स ही करते हैं तो फिर लड़का लड़की शादी क्यों कर, लड़की लड़की शादी कर लो भाई, मेल टू मेल शादी कर लो। अगर मेल जेंडर को ही हम ज़्यादा सुप्रीम समझते हैं, वुमेन्स को नीचे समझते हैं, तो फिर शादी क्यों की जाती है? मत करो। तो नारीवादी जो लोग हैं वो सिर्फ इतना बात करते हैं कि आप हमें भी इक्वल राइट दे, आपके कंधे से कंधे मिला के हम चलेंगे। सोसाइटी की डेवलपमेंट वैसे भी अगर देखी जाए तभी हो सकती है जब हम मेल्स और वीमेंस जो दोनों हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है, फिर ही वो डेवलप कर पाएंगे, ताकि वो भी तो अपनी मतलब एफिशिएंसी दिखा सकते हैं ना कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आईआर में इन जैसी आइडियोलॉजीज को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि जब हम किसी राष्ट्र से बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि वहाँ पर फीमेल की डोमिनेंस ज़्यादा रहती है, प्राइम मिनिस्टर ही फीमेल हो, तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो आइडियोलॉजीज अभी हम पढ़ रहे हैं, उपागम जिसे अप्रोचेस बोलते हैं, इनका इंटरनेशनल रिलेशन में एक अपना अलग ही मुकाम है और ये अलग तरीके से ही मतलब रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल रिलेशन को। तो ये प्रभावित भी करती हैं और प्रभावित खुद भी होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकवाद का उपयोग पारंपरिक रूप से किया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि सभी ज्ञान आंशिक और अस्थानीय है, हर समाज का अपना सत्य है और कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं। उत्तर आधुनिकतावादी जटिल शक्ति ज्ञान प्रणाली को उजागर करते हैं, जहाँ समाज के एक वर्ग के पक्ष में सच्चाई पैदा की जाती है। समाज में प्रमुख समूह किसी भी विरोधी विचार को अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए उत्तर आधुनिकतावादी पदानुक्रमित विचार को अस्वीकृति के लिए पूछते हैं। आगे सभी इतिहास विजेताओं के दृष्टिकोण से लिखे गए वंचितों के विचारों का इतिहास की किताबों में उल्लेख नहीं मिलता। देखो, यहाँ पर इन्होंने जो मेन बात लिखी है हम उस पर फोकस करते हैं। सभी ज्ञान आंशिक और स्थानीय होते हैं, हर समाज का अपना सत्य है और कोई स्वाभाविक सत्य, सॉरी, सार्वभौमिक सत्य नहीं है। अगर मैं ये कह दूं कि येलो कलर बेस्ट है, बाकी कलर बेकार है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आप लोग कैसे मानोगे? बेशक येलो कलर मेरा फेवरेट है और वो आज तो मैंने येलो पा रखी है, किसी का रेड फेवरेट हो सकता है। नॉलेज वो है कंक्रीट नॉलेज, लोकल हो सकती है, वोकल हो सकती है, बट यूनिवर्सली वो ट्रुथ हो, वो ऐसा नहीं हो सकता। एक टाइम में हम कहते थे कि विमेंस आगे नहीं निकल सकती, अगर मैं फिर से फेमिनिज्म की बात करूं, ठीक है, कि विमेंस तो मेल से हमेशा पीछे रहती हैं। आप देखोगे देश की प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं हमारे, तो ठीक है, आज तो गवर्नर्स भी हैं। डॉक्टर किरण बेदी का नाम बताओ तो आईपीएस है, फर्स्ट वीमेन आईपीएस है, तो बहुत बड़े बड़े रैंक पर आज पहुंची है। ठीक है,
तो इनको जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको और क्लियरेंस हो जाएगा। बेसिक क्लियर मैंने आपको कर दी। हरित राजनीति। हरित राजनीति, चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं ये क्या कहते हैं। 1970 के दशक के बाद से पर्यावरण नीतिगत बहस में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। 1970 से पहले हमने ठूस ठूस के पेड़ों को काट दिया, फिर जब पता लगा कि अब तो सांस लेने में दिक्कत हो रही तो हम ठूस ठूस के उनको भरना शुरू कर दिया, चलो पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। ठीक है, अमेरिका जैसे लोग डेवलपमेंट के नाम पे तो पहले सारे पेड़ों को कटवा देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब पता लगा तो ओ माय गॉड ये तो ज़्यादा कट गए, तो चलो ये तो इंडिया वाले थे यार, इन्होंने तो ऐसा कर दिया, ये तो पाकिस्तान वाले थे, ये तो इराक था जिसने पेड़ काट दी। इस तरह की बातें फिर वो एलिगेशन करते हैं। तो 1970 के दशक में क्या हुआ था कि जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है ना वो निकल कर सामने आया कि इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है ना हमारे लिए। ऐसा कुछ सिचुएशन शुरू होगी तभी तो कॉन्वोकेशन शुरू होगी, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस सम्मेलन हो गया। ठीक है, हांगकांग की बैठकें हो जाती हैं, दिल्ली जो डायलॉग्स हो जाते हैं। ये 1970 के बाद की चीज़ें शुरू होगी। इंटरनेशनल लेवल पर अब इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, 90s के दशक में आके भी जो क्लाइमेटिक चेंज जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने फेस करना शुरू कर दिया। दिल्ली बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, आप ये जानते हो कि दिल्ली में रहेंगे तो आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इवन आई टू फेस दैट काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन आई वाज इन दिल्ली इन 2017। ठीक है, मुझे भी मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ऐसा लगता था कि जैसे कि ना नोज के अंदर बहुत सारे ना पत्थर भर दिए हो किसी ने, और वो जो एयर है ना वो अंदर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आई कंटिन्यू वेयर अ मास्क कि चलो एटलीस्ट सांस तो अच्छे से ली जा सके। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन हो गई थी और बहुत सारे लोगों को तो लंग कैंसर हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स तक मुझे वहाँ पर फेस करनी पड़ी थी। बिकॉज क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी पॉल्यूशन की वजह से, पेड़ पौधे भी वहाँ पे बहुत कम है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। तो हरित क्रांति जो है या अगर हरित राजनीति का, अगर मैं इसको पर्यावरण की राजनीति कहूँ तो गलत नहीं होगा। इसमें क्या करते हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स जो होते हैं वो आकर एक जगह बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, कैसे हम इन्वायरमेंट को बचाएं। क्योंकि आप भी जानते हो कि आर्कटिक जो है वो टोटली डिजॉल्व हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है कंटिन्यू, जिससे कि सी लेवल बढ़ रहा है। हम प्लास्टिक का कितना यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक से जो हमारा ओशन है वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, मछलियाँ आप देखोगे कईयों के पेट में से, आप देखो मछ फिश खाते हैं कई लोग। ठीक है, लेकिन कई बार आप लोगों ने ये फोकस किया है कि फिशेस भी कई बार ना वो खा जाती हैं, प्लास्टिक की कोई मटेरियल खा जाते हैं और वही हम खा जाते हैं फिशेस को, तो हमें भी लॉस है, फिशेस को भी लॉस हो रहा है। ठीक है, इकोसिस्टम इससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। बात आती है सामाजिक रचनावाद की। सामाजिक रचनावादी जो सिद्धांतकार है ना इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कोई सामाजिक या राजनीतिक वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ऐसी चीज नहीं है जो बाहरी वस्तुओं के संदर्भ में बाहर हो, बल्कि वास्तविकता अंदर मौजूद है। वो इस बात को बोलते हैं कि जो रियलिटी है ना, वो वास्तविक चीज है ना, वो हमारे अंदर है। जैसे जो लोग भगवान को मानते हैं वो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह पर है, हमारे मन में भी भगवान बैठा है। तो उनका एक सिद्धांत सा है, देखो, बाहर अंदर दृष्टिकोण के साथ वो अंदर बाहर के दृष्टिकोण के विपरीत, ये इस तरह का दृष्टिकोण वो रखते हैं। वो क्या कहते हैं, व्यक्ति या समूह के रूप में लोग दुनिया का निर्माण करते हैं, फिर उन निर्माणों के अनुसार कार्य करते हैं, और लोगों के विचार और विश्वास तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब उन्हें उनकी पहचान को आकार देने या उनके हितों की सेवा करने के लिए साझा किया जाता है। सिद्धांतकार बताते हैं कि राष्ट्र वस्तुनिष्ठ इकाई नहीं है, बल्कि राष्ट्र एक कल्पना समुदाय है जहां लोगों का मानना है कि वे सामान्य विश्वास, विचार और इतिहास और रक्त और वंश को साझा करते हैं। ये बात बिल्कुल सही बता रहे हैं ये लोग। हमने सोचा कि एक स्टेट है, हम चार लोग रह रहे हैं, हमने चार वर्ण व्यवस्था बना दी, चारों के आगे बच्चे हो रहे हैं, चारों के आगे वंश चल रहे हैं, तो ऐसे करके राजनीति भी बन रही है, हम लोग रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं। तो सामाजिक रचनावाद का मतलब है कि समाज में किस तरह की रचना होती है। तो वो कहते हैं रचना अंदर भी हो रही है, रचना बाहर भी हो रही है, इसीलिए वो अंदर बाहर का दृष्टिकोण अपनाते हैं। ठीक है, वो ये नहीं कहते कि एक समाज बन गया दैट्स मीन ओके है। ये कहते हैं कि जो समाज है वो विश्वास, विचारों और इतिहास और रक्त और वंश को साझा करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उत्तर उपनिवेशवाद काल। उत्तर उपनिवेशवाद काल का मतलब क्या होता है, जब उपनिवेशवाद काल के बाद की बात आती है, यानी कि जब कॉलोनियल से पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम में हम जाते हैं, उसे हम उत्तर उपनिवेशवाद काल कहते हैं। हालांकि औपनिवेशिक शक्तियां लंबे समय से पराजित हुई और नव स्वतंत्र देशों के साथ उनकी संप्रभुता बरकरार है, लेकिन कम विकसित और विकासशील देशों में लोग अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता के वशीभूत हैं। एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिज्म के विचार को विकसित किया और इसमें उन्होंने कहा बताया कि ओरिएंट पर पश्चिम संस्कृति और राजनीतिक आधिपत्य को एक साहित्यिक निर्माण या एक सोच को बनाए रखने के माध्यम से बनाए रखा गया है, जो कि गैर पश्चिमी लोगों और उसकी संस्कृति को प्रभावित करते हैं।
उत्तर उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है कि जब पहले हम कॉलोनियल में थे, हम बंद थे, जब हम मतलब ओपन हो गए तो हमने उनके साथ कॉन्टैक्ट अच्छे करने शुरू कर दिए, तो उनकी कुछ टेक्नोलॉजीज को हमने ले लिया। अब हम इनडायरेक्टली उनके कंट्रोल में हैं। हम आदी हो गए कि यार मुझे तो अरमानी की पैंट पहननी है, यार मुझे तो ना ब्राडो की वॉच डालनी है, मुझे तो BMW में घूमना है। ब्रांड वो यही है। ठीक है, आपको ब्रांड ने आदी बना दिया कि मैं तो शोरूम में जाके ही कपड़े लूंगा तो मेरा स्टेटस बन जाएगा, मैं सेल में से कपड़े क्यों लूँ। तो जो ये शोरूम वाला पंगा है ना, ये बाहर से ही आया हुआ है। आज बेशक वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने हमारी इस चीज़ पर कंट्रोल किया। एप्पल क्या है, लोग क्यों पागल होते हैं एप्पल की तरफ, इनडायरेक्टली आप लोग कॉलोनियल हो चुके हो, अब मेंटल लेवल पर कॉलोनियल कर रखा हूँ लोग ने। तो इस हिसाब से आपकी ये सारी चीज़ें कवर अप होती हैं। ठीक है, सारांश में कुछ नहीं है, सभी चीज़ों को डिस्क्लोज किया गया है। थोड़ा आप इनको पढ़ लीजिएगा और ये सब चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। तो मैं अपने लेक्चर को विराम देता हूँ। जय हिंद।